नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं देश रोजाना। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ महावीर मलिक जी। महावीर जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद चौहान साहब, और सभी किसान बहन भाइयों को जो आज रोजाना देख रहे हैं उनका सभी का धन्यवाद। तो मलिक साहब, हमारा आपसे जो पहला सवाल है वो यह है कि सरसों उत्पादन में हरियाणा का स्थान क्या है देश में? हाँ, सरसों उत्पादन में हरियाणा का स्थान ये कह सकते हैं कि अग्रणी है सारे देश में। देश में कुल सरसों उत्पादन के क्षेत्र में से लगभग 8 से 9% हरियाणा में होता है जी। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यदि देखें तो लगभग 13 से 14% हरियाणा के अंदर उत्पादन होता है। और औसत पैदावार की दृष्टि से भी देखें तो हरियाणा का उत्पादन लगभग 18.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास यहाँ पर आता है। हरियाणा का जो जी हाँ, स्थान तो है ये कह देश के सकते अंदर। हैं कि सर्वाधिक औसत उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। तो आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए कि क्या कम लागत व कम पानी से क्या हम सरसों की फसल का फ़ायदा ले सकते हैं? हाँ, आज के समय में खेती की लागत बढ़ती जा रही है और जो दूसरी फसलें हैं, गेहूं जैसी फसलें हैं, तो उनमें लागत और भी ज़्यादा आती है और पानी की भी ज़्यादा खपत होती है। तो उसे देखते हुए किसान के सामने उसकी आमदनी बढ़ाने का एकमात्र साधन यही है कि उसे कम लागत वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो कम लागत में सरसों की खेती की ऐसी खेती है जिसमें बहुत कम लागत से अच्छी पैदावार ली जा सकती है जी। और इसमें पानी की भी काफ़ी बचत होती है तथा ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी इससे प्रभावित नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि कम लागत में हम सरसों की फसल को बो सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, किसान भाई जहाँ तिलहनी फसलें उगाना चाहते हैं और क्योंकि देश में तेल की समस्या भी पैदा होती जा रही है जी। तो तिलहनी फसलों में सरसों की खेती करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो मलिक साहब, हमारा आपसे अगला जो क्वेश्चन है वो फसल चक्र को लेकर है। क्या दाल और जो सरसों का फसल चक्र है इनमें क्या महत्व है? किसान लगातार खाद्यान्न फसलें उगाता जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से धान गेहूं फसल चक्र। और एक बार डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा में यदि ये फसल चक्र लगातार चलता रहा जी तो 21वीं शताब्दी के अंत तक ये क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाएंगे, क्योंकि धान और गेहूं के फसल चक्र में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और पानी लगातार इसी तरह खिंचता रहा तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए किसान को स्वयं भी फसल चक्र में बदलाव लाकर ज़मीन की उर्वरा शक्ति के साथ साथ पानी को भी बचाना है और उसमें सरसों एक महत्व और दाल वाली फसलें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं क्योंकि ये कम पानी से उगाई जा सकती हैं। तो मलिक साहब, हमारा ये आपसे एक और क्वेश्चन होगा कि जो सरसों है उसकी महत्वता क्या है, किसान कितना लाभ इससे ले सकते हैं? हाँ, किसान क्योंकि गेहूं में लागत ज़्यादा आती है, गेहूं उत्पादन में या दूसरी फसलें पैदा करते हैं तो उनमें लागत ज़्यादा आती है। तो लागत को घटाने के लिए और कम लागत आए, कम खर्चा हो किसान का, तो इसलिए सरसों किसान के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो देश में 4 से 5 मिलियन टन खाद्यान्न तेल आयात किया जाता है। इसका मतलब देश में खाद्यान्न तेल की भारी कमी है जी। तो उसका लाभ किसान भाई उठा सकते हैं क्योंकि उससे किसानों को बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा, उनकी लागत कम आएगी तो उनका जो औसत लाभ है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें किस्में जो होती हैं सरसों में वो कौन कौन सी किस्में होती हैं और किस किस्म का कितना अपना महत्व होता है? हाँ, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसकी उन्नत किस्मों का होना ज़रूरी है और किसान भाई इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि अच्छी किस्म है तो उसमें थोड़ी लागत से भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो सरसों में भी कई महत्वपूर्ण किस्में हैं और जिनकी वजह से किसान अच्छी पैदावार ले रहे हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा भी प्रदेश के लिए कई अच्छी किस्में सुझाई गई हैं जी, जिसमें समय की बिजाई के लिए RS 30 किस्म है जिसे समय पर भी उगाया जा सकता है और देर से बारानी क्षेत्रों में भी और देर से भी इसकी बिजाई की जा सकती है और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है किस्म आज भी उतना ही महत्व रखती है जी। इसके साथ साथ एक वरुणा किस्म में टाइप 59 के नाम से जानी जाती है, लक्ष्मी किस्म है। और इसके बाद में जो अच्छी किस्में आई हैं
वो RS 9304 वसुंधरा के नाम से किस्म है। जी। लगभग 10 से 11 कुंटल पैदावार देने की क्षमता रखती है। तेल की मात्रा भी लगभग 40% है और इसमें रोग भी कम आते हैं, रोग रेजिस्टेंट किस्म है। इस तरीके से किस्म RH 0749 किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है। ये भी समय की बिजाई के लिए, सिंची क्षेत्रों के लिए जी। तो किसान इसकी खेती कर सकते हैं। एक RH 725, ये किस्म बारानी क्षेत्रों में भी अच्छी होती है और सिंची क्षेत्रों में भी अच्छी होती है। जी। 2018 में ये विकसित की गई और इसकी पैदावार देने की क्षमता भी 10 से 10.5 कुंटल औसत पैदावार है और अधिकतम पैदावार ये 15 कुंटल तक भी देने की क्षमता रखती है। तो किसान भाई समय की बिजाई के लिए इनका चुनाव कर सकते हैं। जी। बारानी क्षेत्रों में यदि किसान बिजाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए RH 30 किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं या RH 9801 किस्म है जो स्वर्ण ज्योति के नाम से जानी जाती है। तो ये किस्म भी बारानी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और इसमें गर्मी सहन करने की भी क्षमता है। बाद में तापमान ज़्यादा हो जाए तो इसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के साथ RB 50 जिसका दाना काफ़ी मोटा होता है, 1000 दानों का भार लगभग 5 से 5.6 ग्राम के आसपास होता है। जी। तो इस किस्म को भी किसान भाई उगा सकते हैं। एक RH 0406, जी। ये 2016 में बारानी क्षेत्रों के लिए विकसित की गई, ये भी एक अच्छी किस्म है। तो किसान भाई इसकी भी बिजाई करके बारानी क्षेत्रों में अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो बारानी क्षेत्रों में हम लाभ ले सकते हैं। तो क्या ऐसी किस्म भी हैं जो हमारे भारत में जिनका बीज मिलता है लेकिन ज़्यादा गर्मी होने पर उनको नुकसान भी होता है? किस्म यहाँ पर यदि कहीं पर पानी की भारी कमी है जी, तो वहाँ पर किसान भाई सरसों की बिजाई इसलिए कराते हैं कि सरसों को बहुत कम पानी से भी उगाया जा सकता है, थोड़ी नमी भी हो जी। और जैसे इस बार सितंबर में देर तक बारिश वर्षा हुई है जी। तो उस नमी का फ़ायदा सरसों की बिजाई में उठाया जा सकता है। बिना पले हवा के भी यदि अच्छी नमी है तो इसकी बिजाई की जा सकती है। मलिक साहब, जो कम समय में पकने वाली हमारी जो फसल है सरसों, जी, तो वह कौन सी किस्म है जो जल्दी पक जाती है? हाँ, RH 30 किस्म और 9801 किस्म जो स्वर्ण ज्योति के नाम से है, ये किस्म जल्दी पक जाती है। वसुंधरा किस्म भी जो 9304 किस्म है, जी। RH 9304, ये भी जल्द पकने वाली किस्म है। पूसा अग्रणी किस्म है, वो भी जल्दी पक जाती हैं। तो कम लागत में जल्दी समय में पकने वाली फसल लेकिन है। पैदावार देने की दृष्टि से उन्हीं किस्मों का चुनाव करना चाहिए क्योंकि बिजाई का उचित समय चल रहा है। जी। और किसान भाई ये ध्यान रखें कि सरसों की बिजाई अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर तक पूरी कर लें। समय से बिजाई करने पर कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। तो बिजाई का उचित समय है तो उचित समय पर ज़्यादा पैदावार देने वाली सिंची क्षेत्रों में जो सिफारिश की गई किस्में हैं उन्हें, जी। और जहाँ बारानी क्षेत्र हैं उनके लिए जो किस्में उसके लिए सिफारिश की गई उनका ही चुनाव करें। मलिक साहब, जो हमारी राया सरसों की बिजाई के लिए जो भूमि का उपजाऊ चाहिए, किस तरह की भूमि किसानों को चाहिए? हाँ, हर फसल के लिए मिट्टी और जलवायु का अनुकूल होना जरूरी है। जी। तो सरसों के लिए वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। तो ये इसीलिए हल्की दोमट मिट्टी में सरसों उगाकर ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। लेकिन किसान भाई हल्की दोमट से के साथ साथ दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट तक भी इसकी खेती कर लेते हैं। जी। और सरसों में एक विशेष गुण भी है कि सरसों की ज़्यादातर किस्में जिन्हें अब चर्चा की जा रही थी वो राया किस्में हैं। जी। जी, राया किस्में। तो सरसों की राया किस्में लवण सहनशील किस्में हैं, काफ़ी हद तक नमक को भी सहन कर लेती हैं। जी। तो इसीलिए इन्हें कुछ हद तक खारे पानी वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। तो मलिक साहब, जो बिजाई का सही समय है और बिजाई के लिए जो हमें बीज चाहिए वो कितनी मात्रा में होना चाहिए हमारे दर्शकों को और जो हमारे किसान हैं, आप इनको एक बार ज़रूर बताइए। हाँ, सरसों ग्रुप में सरसों की भूरी सरसों, पीली सरसों और राया किस्में, तो ज़्यादातर बिजाई राया किस्मों की होती है। लेकिन कोई किसान भाई भूरी सरसों की बिजाई करना चाहता है, BSH 1 के नाम से एक बहुत ही अच्छी किस्म है, तो किसान भाई उसकी बिजाई कर सकते हैं। तो और पीली सरसों में YS 0401
जी बहुत ही अच्छी किस्म है, 115 से 120 दिन में पक जाती है और इसमें तेल की मात्रा भी लगभग 45% होती है, जबकि राया किस्मों में तेल की मात्रा 40% के आसपास होती है। जी। तो इनकी बिजाई का समय भी जो हमारी भूरी सरसों या पीली सरसों है उनकी बिजाई 25 सितंबर से शुरू हो जाती है जी। और 15 अक्टूबर तक उन्हें पूरा कर लिया जाना चाहिए। जी। जितनी भी राया किस्में हैं इनकी बिजाई का समय 30 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक होता है। तो मलिक साहब, आपने एक जिक्र किया था भूरी सरसों। जी हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से ज़रूर बताइए कि भूरी जो सरसों है वो एक्चुअली है क्या और उसका कितना महत्व है। असलियत में सरसों की भूरी सरसों यहाँ पर एक जो किस्म की सिफारिश यहाँ पर की जाती है, तो पहले किसान भाई सरसों की इन्हीं किस्मों को उगाया करते थे। जी। इनमें तेल की मात्रा तो ज़्यादा थी, लगभग 44 से 45% थी, लेकिन इनकी पैदावार कम थी और आज भी राया किस्मों को छू नहीं पाती, इसलिए किसान धीरे धीरे इन्हें छोड़ते जा रहे हैं और राया किस्मों की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं। तो मलिक साहब, इसका कारण क्या है कि तेल की मात्रा भी ज़्यादा मिल रही है, हमें फ़ायदा भी है, फिर भी लेकिन किसान उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। सरसों वैसे देखा जाए तो किसान इसे एक कच्ची खेती भी मानता है, क्योंकि यदि पाला पड़ जाए या किसी कारणवश ओलावृष्टि हो जाए जी तो सरसों में भारी नुकसान होता है। तो थोड़ा सा इस दृष्टि से किसान सचेत होकर भी चलता है कि सारे क्षेत्र में वो सरसों न उगाकर उसके साथ साथ दूसरी फसलें भी उगाना पसंद करता है। जी जी। और ये बाज़ार भाव तो पिछले साल से ही अच्छा मिला है, सरसों का भाव पिट भी जाता है, तो किसान इसलिए हर तरीके से सचेत होकर चलता है ताकि उसे आर्थिक नुकसान ना हो। तो मलिक साहब, एक हमारा जो बिजाई का तरीका होता है कि सरसों की बिजाई किस तरह से हमारे किसान भाई करें, क्या उसका तरीका है, किस हिसाब से बिजाई होनी चाहिए, आप इसकी जानकारी और हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। हाँ, किसान भाइयों से निवेदन है कि यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है, क्योंकि किसान पहचानता है कि कितनी नमी पर सरसों की बिजाई की जा सकती है, जी, तो वो वर्षा की नमी से भी उसकी बिजाई कर सकता है। और बारानी क्षेत्रों में तो बिजाई की भी कुछ किसानों ने कर भी दी है और कुछ कर रहे हैं। तो बारानी क्षेत्रों में बिजाई ज़्यादातर वर्षा पर ही निर्भर होती है। सिंचित क्षेत्रों में यदि नमी कम है तो किसान भाई हर हालत में पलेवा करके उसकी बिजाई करें ताकि जमाव अच्छा हो, नहीं तो कई बार नमी की कमी से जमाव कम होता है। बिजाई के लिए 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का फासला रखकर बिजाई करें और बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। जी। बाद में जमा होने के 15-20 दिन बाद पौधों की छटाई करके पौधे से पौधे का फासला 10 से 15 सेंटीमीटर रख लेते हैं। बीज की मात्रा भी सिंचित क्षेत्रों में 1.25 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में पर्याप्त हो जाता है जी। और बारानी क्षेत्रों में बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है, तो 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई डालें। यदि किसान भाई किसी कारणवश बिखेर कर बिजाई कर रहा है तो भी बीज की मात्रा को 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ही रखते हैं और बीज को बिजाई से पहले उपचारित भी कर लेना चाहिए। मलिक साहब, की होता है कि उर्वरक कितना और कब डालें हम, तो इस बारे में भी आप हमें जानकारी दें कि किस समय कितना उर्वरक डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। क्योंकि सरसों की बिजाई के लिए, सरसों की अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो संतुलित उर्वरक यदि डाला जाएगा तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। जी। वैसे तो उर्वरकों को भूमि के परीक्षण के आधार पर ही डालना चाहिए, लेकिन मिट्टी परीक्षण सभी किसान नहीं करा पाते, तो उस दशा में वैज्ञानिकों ने सामान्य सिफारिशें की हैं। तो बारानी क्षेत्रों के लिए सरसों में 16 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम शुद्ध फॉस्फोरस की सिफारिश की है, या ये कह सकते हैं कि लगभग 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय पर ही डाल देनी चाहिए पूरी खाद की मात्रा, जहां बारानी क्षेत्रों में पानी का कोई प्रबंध नहीं है। जी। और जहां पर सिंचित क्षेत्र है वहां पर सरसों में 32 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन और 12 किलोग्राम फास्फोरस, 8 किलोग्राम पोटास की सिफारिश की जाती है। तो उसके लिए 70 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश और सारी फास्फोरस, और यदि रेतीली ज़मीन है 10 किलोग्राम जिंक भी किसान भाई बिजाई के समय पर डालें जी। और उसके साथ साथ यूरिया की आधी मात्रा 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी बिजाई के समय पर ही लगा दें, क्योंकि सरसों को
गंधक की आवश्यकता होती है, सल्फर की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसमें डीएपी के बजाय सिंगल सुपर फास्फेट डालना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर गंधक होती है। तो किसान भाई इसे डालें। यदि वो डीएपी डाल रहे हैं जी, तो उस दशा में किसानों को फिर उसके साथ में जिप्सम देना ज़रूरी है, क्योंकि सल्फर का सबसे सस्ता स्रोत है और उसमें सल्फर के साथ कैल्शियम भी मिल जाता है। तो किसान भाई 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से, जहाँ 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उसमें डाल रहे थे जी, तो उसके बजाय 35 किलोग्राम डीएपी डाल दें और उसके साथ 100 किलोग्राम के लगभग सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम जिप्सम जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय पर उसे डाल दें। तो मलिक साहब, उर्वरक के लिए क्या मिट्टी का प्रशिक्षण जो होना है वो ज़रूरी होता है? वैसे तो मिट्टी परीक्षण आधार पर यदि उर्वरकों को डालेंगे तो उससे किसान की बचत होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ज़मीन के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है, तो उसी आधार पर खाद की कम या अधिकता की जा सकती है जी। तो इससे किसान को ये एक बड़ा लाभ होता है कि यदि खेत में पोषक तत्व पहले से ही ज़्यादा हैं तो अलग से उर्वरक ज़्यादा डालने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मिट्टी परीक्षण बिजाई से 10 दिन 8 दिन पहले किसान भाई करा ले जी, तो उससे उसे अच्छा लाभ मिलता है। तो मलिक साहब, जो सरसों में खरपतवार लगता है उसकी रोकथाम के लिए किसान हमेशा चिंतित होते हैं कि खरपतवार फसलों में लग गया है, वो चिंतित हो जाते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए उपाय क्या हैं? हाँ, खरपतवार अनचाहे पौधे हैं जो जाने अनजाने खेत में उगते रहते हैं जी, और ये सरसों फसल में भी कई तरह के खरपतवार उगते हैं, जी, जिनमें चटरी मटरी है, बथुआ खरतुआ है, सेंजी है, हिरणखुरी है, चटरी मटरी, यानी बहुत सारे खरपतवार सरसों में उगते हैं। और सरसों की फसल जब उगाव लेती है तो उस समय जमाव के समय पौधा बहुत हल्का होता है, तो खरपतवार तेज़ी से बढ़ते हैं, वो दबा लेते हैं, तो इसलिए उनका नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो उसके लिए यदि खरपतवार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो निराई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जी, लगभग 21 से 25 दिन के आसपास पहली गुड़ाई खेत में कर दें तो उससे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा खरपतवार होते हैं और मजदूर अवेलेबल नहीं हो पाते, उपलब्ध नहीं हो पाते, जी, तो उस दशा में किसान भाई रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं, जी, यानी खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बिजाई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन दवाई आती है, स्टोम 30%, तो उसकी 1.25 लीटर से 1.5 लीटर मात्रा 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के तुरंत बाद खेत में छिड़काव उसका कर देते हैं। तो क्या उस खरपतवार की जो दवाई है उससे किसी प्रकार की जो फसल को किसी प्रकार की कोई हानि वगैरह? हाँ, उससे यदि सही समय पर और सही मात्रा में उसका छिड़काव किया जाए, जैसे बिजाई के बाद करते हैं और जमाव से पहले करते हैं, तो फिर सरसों के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूरी है जहाँ खरपतवार नाशक दवाई छिड़क रहे हैं वहाँ ज़मीन में नमी होना ज़रूरी है, ताकि खरपतवार उससे जल्दी नियंत्रित होते हैं। बारानी क्षेत्रों में इसलिए रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करते कि क्योंकि वहाँ पर ऊपरी परत जल्दी सूख जाती है जी, तो वहाँ पर निराई गुड़ाई करके ही करना ही लाभकारी है, क्योंकि निराई गुड़ाई करने से नमी भी देर तक संचित रहती है, हवा में ज़मीन में हवा का प्रवेश होता है, जड़ों का विकास भी उससे अच्छा होता है, तो फसल उससे अच्छी चलती है। मलिक साहब, ज़मीन की जो मिट्टी होती है क्या वो भी खरपतवार का एक कारण हो सकती है? हाँ, मिट्टी में क्योंकि पहले से ही बीज पड़े हुए होते हैं तो मिट्टी खरपतवार का तो मुख्य कारण मिट्टी है, क्योंकि कई तरह के खरपतवार पहले से ही ज़मीन में होते हैं जो अपने समय आने पर उगते हैं। इसके साथ साथ कई बार यदि बीज हमने ऐसी जगह से ले लिया उसमें पहले से ही खरपतवार हो तो उससे भी खरपतवार उगने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए किसान भाई जहाँ से भी लिए प्रमाणित बीज खरीदें और उसी के साथ खेत में भी वो ध्यान रखें कि वहाँ पर यदि हर साल वो सरसों ले रहे हैं तो बदलाव कर दें उस खेत से हटाकर, क्योंकि लगातार कोई भी फसल यदि आप उगाते हैं तो उसमें खरपतवार के साथ साथ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो मलिक साहब, लगातार एक खेत में हम कितने समय तक सरसों बो सकते हैं कि कितने सालों तक कोई टाइम पीरियड इसका रहता है? नहीं, ये तो कितने सालों तक आप बोए जाएं, लेकिन बीच बीच में 3-4 साल बाद एक बार गैप जरूर दे देना चाहिए जी, क्योंकि जो लगातार जो कीटनाशकों की जनरेशन है वो बढ़ती चली जाती है जी, तो उसके अंदर कटाव आ जाता है
और फिर उन्हें आसानी से नियंत्रित किसान भाई बिना दवाइयों के भी आसानी से कर सकता है और उनका प्रकोप भी फसलों के ऊपर कम होता है। जी, तो हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ श्री महावीर मलिक जी थे और इन्होंने बताया भी है कि क्या क्या उपाय हैं खरपतवार को रोकने के लिए, ऐसी कौन सी फसल है जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं। इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं हम आपके बीच लाते रहेंगे। और हाँ, अभी आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए और किसानों ने भी सारी बातों को सुना। एक निवेदन भी है किसानों से कि किसान भाई इस समय सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो कुछ मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। उन्नत किस्मों का चुनाव करें, बीज का उपचार 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से करें और यदि उसमें राइजोबियम या और फास्फोरस का पीएसबी का टीका लगा दिया जाए जी, तो और भी लाभकारी है। उससे जो हवा की नाइट्रोजन है और ज़मीन के अंदर जो पहले से फास्फोरस पड़ा है वो भी काम आता है जी। और यदि किसान भाई इसमें कार्बनिक खाद डाल रहे हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, 5-6 टन गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल देते हैं जी, तो फिर पूरे फास्फोरस खाद की बचत की जा सकती है जी। लेकिन नाइट्रोजन वाली खाद देना उस समय भी ज़रूरी है। जी। किसान भाई सरसों में गंधक का इस्तेमाल ज़रूर करें कि उससे तेल की मात्रा भी बढ़ती है और पैदावार भी, उससे उत्पादन भी बढ़ता है। इसलिए या तो सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें और डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिप्सम का उपयोग जी 2 कट्टे प्रति एकड़ यानी 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर करें, इससे पैदावार बढ़ती है। और समय से बिजाई करने का लाभ ये जाता है कि चेपा का प्रकोप नहीं होता और सफ़ेद रतवा भी सरसों में लगने की कम संभावना हो जाती है और पाले के प्रकोप से भी फसल बच जाती है। इसीलिए समय रहते कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण भी यदि लगते हैं तो करते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद मलिक साहब। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से महावीर मलिक जी हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया कि खरपतवार से रोकथाम के क्या उपाय हैं, किस तरह की किस्म होती है सरसों की और किस तरह से उनका बिजाई का समय होता है, कौन कौन सी किस्में हमारे पास होती हैं और किन किन किस्मों से कितना लाभ होता है। तो हम इसी तरह आपको फसलों से संबंधित जानकारी भी देश रोजाना की तरफ से देते रहेंगे।